बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पूरी दुनिया मुंतज़िर है कि अमेरिका ईरान जंग जो शुरू हुई थी उसके ख़ात्मे का बाकायदा ऐलान हो जाए। दूसरे दौर के लिए इंतज़ार किया जा रहा है। उस बात की उम्मीद रखी जा रही है कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का दोबारा से आगाज़ होगा और किसी हतमी मुआहदे पर पहुँच कर इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा कि इस खित्ते के अंदर अमन और इस्तेहकाम आ चुका है। अगर देखा जाए तो बयानात दोनों तरफ से, अमेरिका की तरफ से और ईरान की तरफ से, ऐसे आना शुरू हो जाते हैं जिससे ये अखज़ किया जा सकता है नतीजा कि शायद हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। लेकिन पूरी दुनिया फिर भी पुरुमीद है कि अमेरिका और ईरान का माबैन जो इस वक्त जंग है ये टल जाएगी और एक मुस्तकिल अमन की तरफ हम आगे बढ़ जाएंगे। दुनिया के तमाम ममालिक इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस्लामाबाद में जिन मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ था वो दोबारा बहाल होने चाहिए। उन्हीं मुज़ाकरात के नतीजे ही में कोई ऐसा रास्ता निकलेगा ताकि एक पायदार अमन जो है इस खित्ते में कायम हो सके। ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुँच रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ साथ ओमान और रूस का दौरा करने वाले हैं। और ईरान की तरफ से ये जो दौरे के बारे में बताया गया, ये कहा जा रहा है कि इसमें मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा भी होगा, डिस्कशंस भी होंगी और ख़ास तौर पे ईरान का ये कहना है कि अमेरिका और इजराइल ने जो जंग उन पर मुसल्लत की है उस बारे में भी तबादला ख्याल होगा। पूरी दुनिया का मीडिया इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है और इसीलिए मौजूद है कि ये मुज़ाकरात कब शुरू होते हैं। अब देखना ये है कि अमेरिका और ईरान के माबैन में जो मुज़ाकरात शुरू होने हैं ये कब होंगे, इसमें क्या नतीजा निकलेगा, क्योंकि हर रोज़ के बयानात के नतीजे में इस वक्त देखा जाए तो मैशत हचकोले खा रही है। पाकिस्तान की मार्केट, आज स्टॉक मार्केट बेहतरी की तरफ गई उस वक्त जब ये ऐलान हुआ कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आएंगे। अब अगले 2 रोज़ हफ्ता और इतवार को छुट्टी होगी। सोमवार के रोज़ दोबारा से स्टॉक मार्केट्स दुनिया में जब खुलेंगी तो उनके सामने एक ही चीज़ होगी कि कितनी पेशरफ्त हुई है। इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। साथ ही जो पाकिस्तान ने एक भरपूर किरदार जिसका जो है शुरू किया था वो अब मंतकी इंजाम की तरफ कब पहुंचेगा इसका भी जायज़ा लेंगे। साथ ही पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान ने मुसलसल राब्ते रखे हुए हैं दुनिया के तमाम ममालिक के साथ, अगर देखा जाए तो सऊदी अरब, मिस्र, कुवैत और उसके साथ साथ कतर, अमेरिका, चीन, तमाम ममालिक के साथ पाकिस्तान मुसलसल राब्ते में है और कोशिशों में लगा हुआ है कि एक ऐसा आत्मी मुआहदा सामने आ जाए जिसके नतीजे में पूरे इस खित्ते में अमन कायम हो सके। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार पाकिस्तान की क़ियादत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और अफवाज पाकिस्तान के सरबराह फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब की इन कोशिशों को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और तोक़ों का इजहार भी कर रहे हैं कि इसका कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकलेगा। इसी में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है दिफाई तज़ियाकार जनाब ब्रिगेडियर टायर बाबर अलाउद्दीन साहब। बाबर साहब आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जावेद मलिक साहब, साबिक़ सफारतकार हैं, तज़ियाकार हैं, ख़ुद इन सारी चीज़ों पर ख़ास तौर पर मशक़ वस्ता के मामलात पर ये लिखते भी हैं और अपने जो है ख़यालात का इज़हार भी करते रहते हैं। हुज़ैफ़ा रहमान साहब वज़ीर मुमलिकत, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में शरीकी गुफ्तगू होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ जावेद मलिक साहब अगर आपसे किया जाए, इस वक्त तो जंग बंदी है एक लिहाज से, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की नाकाबंदी भी जारी है, आबनाए हरमज़ बंद है, कुछ वहाँ पे जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत लेकर कुछ ना कुछ कंटेनर्स जो है वो जहाज़ निकलने में कामयाब भी हो जाते हैं। अमेरिका का दावा है कि वो मुस्तकिल जो है वो नाकाबंदी किए हुए है, किसी को निकलने नहीं देगा, जिसकी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ रही हैं। ये खदशात जो मौजूद हैं कि दूसरा अगर दौर शुरू नहीं होता मुज़ाकरात का, कहीं ना कहीं फिर मामलात बिगड़ सकते हैं, ये किस हद तक हैं? फिर अगर हम बात करें मशक़ वस्ता के ममालिक की जिनको गिला शिकवा भी है बहरहाल कि ईरान के ऊपर अटैक्स हुए तो ईरान ने अपने हमसाया ममालिक के ऊपर भी अटैक शुरू कर दिए, लेकिन फिर पाकिस्तान की कोशिशों से सऊदी अरब और ईरान करीब आ गए। मामलात बेहतर होते हुए दिखाई देते हैं आपको? जी नुसरत भाई, सबसे पहले आपको भी और आपके तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लग रहा है आपके प्रोग्राम में आके। देखिए, पाकिस्तान की सफारती तारीख पे मुझे ऑब्वियसली एज अ सफारतकार भी, उससे पहले आपके साथ मीडिया में भी देखने का मौका मिला। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक जर्नी है उसको मैंने गौर से देखा है। देखिए, मेरी नज़र में जब हम इस चीज़ का अहाता करते हैं तो आपको पता होगा कि हम एक बहुत ही मुश्किल और पेचीदा मसले का हल तलाश कर रहे हैं। ये कोई आसान जंग तो मुख्तलिफ नोयत की होती है। एक होती है कि अगर 2 ममालिक के दरमियान जंग हो जाए, लेकिन ये जो है ये कॉन्फ्लिक्ट है जिसके 50 साल इसके पीछे मुख्तलिफ पेचीदगियां हैं। न्यूक्लियर इशूज हैं इसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, खित्ते के हालात हैं, प्रॉक्सीज हैं जिनको ईरान सपोर्ट करता है कुछ लोगों के मुताबिक। तो ऑब्वियसली इसको हल करना एक नशिस्त में तो मुमकिन नहीं था। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के
नजर देखेंगे नसरुल्लाह भाई, तो आपको पता है कि पाकिस्तान ने पहला सीज फायर जो हासिल किया वो एक बहुत बड़ी हमारी सफारती फतेह थी। मेरी नजर में ये तभी मुमकिन हो सका था क्योंकि आप जानते हैं, आपकी बड़ी गहरी नजर है पाकिस्तान की सियासत पर भी, सफारती काविशों पर भी। पाकिस्तान और अमेरिका की जो रिलेशनशिप है वो मेरी नजर में इस तमाम मामले में सबसे अहमियत की हामिल है। इसमें हमेशा माजी में सर्द मोहरी रही। बिल्कुल। हमें जब देखा जाता था तो हमें कहते थे एफ पैक, आपको याद होगा, कभी साउथ एशिया से क्लब करते। लेकिन इस दफा पहली दफा हम देख रहे हैं कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की एक यूनिक डिप्लोमेटिक पोजीशनिंग जो है वो दुनिया के सामने आई है एज ए पीस मेकर। हम देख रहे हैं कि अमेरिका से हमने अपने रिलेशनशिप के अंदर वुसअत पैदा की है, लेकिन हमने चाइना के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि वहां पे कमी आ जाए। कुछ दोस्त ये कहते थे कि अगर आप अमेरिका के करीब जाएंगे तो आप चाइना से दूर हो जाएंगे, चाइना के करीब जाएंगे तो अमेरिका से दूर हो जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि फील्ड मार्शल साहब और वजीर आजम साहब और हमारी वजारत खारजा के जो अहम सफारतकार हैं, उनकी काविशों से ये एक डिप्लोमेटिक इक्विलिब्रियम हमने बरकरार रखा और हमने एक अपनी पॉलिटिकल गुडविल बनाई। नसरुल्लाह भाई, उसकी वजह से हमने उसको पॉजिटिवली यूटिलाइज करके इस जंग को रोका और एक सीज फायर करवाया। एक सीज फायर हुआ, उसके बाद जब उसको खत्म होने को आया तो दूसरा सीज फायर भी पाकिस्तान की काविशों से ही हुआ। आप जानते हैं कि खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये लिखा कि ये फील्ड मार्शल और अपने प्राइम मिनिस्टर की काविशों की वजह से हम इस जो जंग बंदी है इसमें तोसी कर रहे हैं ताकि मज़ाकरात के अमल को मौका मिल सके। मेरी नजर में जो मज़ाकरात का अमल है वो पहले राउंड ऑफ टॉक्स के बाद खत्म नहीं हुआ नसरुल्लाह भाई, वो जारी है, पसे पर्दा है, मीडिया के ग्लेयर में नहीं है, लेकिन हो रहा है। और उसके नतीजे में ही हम देख रहे हैं कि अभी ये अगराची साहब भी आए हैं और ये बाज़ाब्ता तौर पर भी दूसरा दौर में होता हुआ देख रहा हूं बहुत जल्द इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त जो हालात हैं आपको लग रहे हैं कि दूसरा दौर जिसका जिक्र जावेद मलिक साहब भी कर रहे हैं कि जी फौरी तौर पर नज़र आ रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं कि बहुत से राब्ते अब भी मौजूद हैं, पैगाम रसानी भी हो रही है, पाकिस्तान ईरान के साथ और अमेरिका के साथ दोनों के साथ राब्ते में है, दोनों के मौक़िफ़ को भी एक दूसरे तक पहुँचाया जा रहा है। ओपनली डायलाग अगरचे अभी क्लोज़ है, उस पर पेशरफ्त नहीं हो पा रही, लेकिन दौरा जो इस वक्त होगा ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान का दौरा, फिर उसके बाद मस्कत और रशिया का दौरा, उसके बाद लगता है कि कोई हम किसी बड़े ब्रेक थ्रू की तरफ जल्दी जा सकेंगे। जी मालिक साहब, ब्रेक थ्रू की उम्मीद तो खैर रखनी चाहिए और है भी, और ये सिर्फ इसलिए की हमारी ख्वाहिश है। कुछ जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी इसी तरफ इशारा करती हैं। जो मीडिएटर होता है उसका काम तो कभी खत्म नहीं होता। फर्स्ट राउंड के बाद जो दोनों मुतहारिब ग्रुप है या दोनों वॉरिंग फैक्शंस हैं वो तो डेफिनेटली आपस में नहीं मिले या बातचीत नहीं की, लेकिन बीइंग अ मीडिएटर पाकिस्तान की काविशें तो जारी हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी दौरे किए, हमारे आर्मी चीफ ईरान गए, 3 दिन वहां पर ठहरे, उसके बाद भी हमारी कोशिशें जारी हैं, एक का पैगाम उसकी तरफ, दूसरे पैगाम उस तरफ। जैसे जावेद साहब फरमा रहे हैं कि जो बैक चैनल से तो राब्ते डेफिनेटली हो रहे हैं, तो इसलिए मीडिएटर का काम तो खत्म नहीं होता। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हमने अपना काम किया है, इट इज अनबिलीवेबल। चाहे मैं सफारतकार नहीं हूं, लेकिन जो अपना मेरे जिंदगी का तजर्बा रहा है, जो हमने देखा और पढ़ा है, उसमें बेसिकली सफारत का जो मीडिएटर होता है उसका बुनियादी काम है इन्वायरमेंट क्रिएट करना, दोनों का इत्मीनान हासिल करना, उनको बातचीत की टेबल पे बिठाना और फिर मीडिएट करना। वो सब कुछ हमने कर दिया। तो हमने अपने हिस्से का काम तो बड़े अच्छे तरीके से किया है और अभी भी कर रहे हैं। बाकी इस चीज का ताल्लुक है दूसरा दौर होगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद होगा। ईरानी वजीर खारजा बज़ाहिर तो ये बता रहे हैं कि जी वो पाकिस्तान के साथ उनका दौरा जो है सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, साथ उन्होंने मॉस्को और मस्कत भी जाना है। बट डेफिनेटली जब यहाँ पर आएंगे तो आजकल बर्निंग इशू तो यही है, तो उस यहाँ पर जब आएंगे तो इसी चीज के ऊपर बात होगी। और इस चीज में भी मेरा ख्याल है क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि हम अगले 24 से 36 घंटों में सुन लें, क्योंकि आज अमरीकी सदर ने फिर ये कहा है कि जी ईरान के साथ मुआहिदा हो सकता है और नेक्स्ट फ्यू डेज में किसी नतीजे पे हम पहुंच सकते हैं, और मैं आपने हुर्मज़ की उस वक्त ब्लॉकेड खत्म कर दूंगा जो ये मुज़ाकरात होते हैं या बातचीत होती है। तो उम्मीद तो रखनी चाहिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि जब आप मुज़ाकरात में हो ना जी, जब आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हो तो उस वक्त कुछ चीजों से इज्तनाब करना चाहिए। अमेरिका ने जो उनका नेवल ब्लॉकेड लगा दिया ना, ये एक्ट ऑफ वॉर है मलिक साहब। एक्ट ऑफ वॉर तो जंग ही होती है ना, तो ये नहीं हो सकता कि अब जंग में भी साथ कर रहे हैं काम और साथ अमन के लिए भी कोशिशें करें। उससे प्रॉब्लम डेफिनेटली हुई है।
अंडर प्रेशर रख के या इस तरह की बातों से थोड़ा सा अमेरिकी सदर के जो बयान है उससे इश्यू होते हैं, बट उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, वो पॉपुलिस्ट है, वो पॉपुलिस्ट की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। बट एनी हो, अभी हम चूंकि ऑप्टिमिज्म के साथ जी बात जी। कर रहे हैं, मैं इत्तेफाक करता हूं जावेद साहब की बात से, इंशाल्लाह हमारी कोशिशें रंग लाएंगी और ये सेकंड दौर भी होगा। जंग किसी के मुफाद में नहीं है, चाहे जितनी मर्जी है बड़ी फौजी ताकत दुनिया में अमेरिका की तरह से हो, लेकिन इस वक्त जो अमेरिका को हालात फेस करने पड़ रहे हैं, या आज से पहले कभी अमेरिका ने फेस नहीं किए थे, इसलिए उनको भी पता है कि जंग उनके लिए भी मुश्किल है। तो लेट्स होप ये दूसरा दौर होगा और जल्दी होगा इंशाल्लाह। उस पे इंशाल्लाह हम किसी न किसी ऐसे एक मुआहदे पे पहुंच जाएंगे जो काबिल अमल भी होगा और दोनों फ्रीकैन के लिए काबिल कबूल भी होगा। बिल्कुल ठीक है। हुज़ैफा रहमान साहब, ये बताइएगा कि हुकूमती ज़राए के मुताबिक तो जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं उनका बड़ा मुख्तसर डेलीगेशन है जो इस्लामाबाद में बातचीत करेगा, वज़ीर ख़ारजा से बातचीत होगी। क्या रहा है, हुकूमत क्या समझती है कि दूसरे दौर का आगाज़ जो है इस दौरे के दौरान ही उसका ऐलान हो सकता है मुज़ाकरात की बहाली का? जी मलिक साहब, आपको पता है कि पाकिस्तान इसमें एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है और ज़ाहिर है बीइंग मीडिएटर हम ज़ाहिर एक होस्ट कंट्री भी हैं। हम कोई बात भी ज़ाहिर है जो हमें डिप्लोमेटिक चैनल से कन्वे की गई हो उसको स्क्रीन के ऊपर आकर इस तरीके से पाबंदी दोहल कर देना, मेरे ख्याल से किसी भी मुल्क की तरफ से ऑब्जेक्शन आ सकता है, ईरान या अमेरिका दोनों की तरफ से। बहरहाल हम वी आर स्टिल होपफुल कि जो हमने मुज़ाकराती अमल का आगाज़ करवाया और हमारी कोशिश है वज़ीर-ए-आज़म साहब की भी, फील्ड मार्शल साहब की भी, एक ग्लोबल पीस कायम हो और उस ग्लोबल पीस के अंदर हम अपना हिस्सा डालें। तो हमें तवक्को है कि इंशाअल्लाह ताला अगर ईरानी वज़ीर ख़ारजा इराक़ी आते हैं और अमरीकी वफ़द भी जेडी कुशनर और स्टीव विटकॉफ़ या बाकी दोस्त आते हैं, तो ज़ाहिर है इस सिलसिले को वहीं से आगे बढ़ाएँगे जहाँ ये सिलसिला रुका था। लेकिन ये कहना कि शायद ये सिलसिला मुअत्तल हो गया, अब शुरू नहीं हो सकेगा, ये भी कहना ज़रा क़ब्ल-अज़-वक़्त होगा और ये कहना कि नहीं अब तो बातचीत चल पड़ी है और मसले का हल निकल आएगा। चूँकि ज़रा दोनों ममालिक के दरमियान 50 साल का एक फ़ासला है। यानी रिपब्लिकन पिछले 50 साल से अपने फ़ॉलोअर्स को, रिपब्लिकन के पॉलिटिशियंस एक ही बात बता रहे हैं कि ईरान दहशतगर्द है, ईरान एटमी तवानाई के हसूल के लिए कोशिशें कर रहा है। और इसी तरीके से पासदारान इनकलाब भी 47 ईयर्स पहले जब इनकलाब आया, तब से चाहे आयतुल्लाह ख़ामनाई जो आयतुल्लाह ख़ुमैनी थे या फिर जी जी। आयतुल्लाह ख़ामनाई, यानी दोनों के अदवार में एक ही बात बता रहे हैं कि अमेरिका जो है वो हम पे सैंक्शंस लगा चुका है, हमारे एसेट्स अमेरिका ने हथियाए हुए हैं, हमारी करेंसी डिवैल्यू कर दी है और सैंक्शंस वही लगा रहे हैं हम पर। तो ज़ाहिर है दोनों ममालिक की सियासी क़यादत के लिए बड़ा मुश्किल था कि पहली बैठक में किसी हतमी नतीजे पर पहुँच जाते। तो ज़ाहिर इट विल टेक अ टाइम। मैं तो समझता हूँ कि शायद दूसरे के बाद तीसरा दौर भी हो सकता है। लेकिन चीज़ें ज़रा मुस्बत तरफ हैं। जब से इस्लामाबाद में बैठक हुई, दोनों तरफ से कोई बड़ी जो है वायलेशन नहीं की गई, कोई दोबारा ईरान पर कारपेट बमिंग नहीं हुई। इसी तरीके से ईरान ने भी बाकी गल्फ रीजन के जो कंट्रीज़ हैं उन्हें निशाना नहीं बनाया। तो हम पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, आप तवक्को रखें कि अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला, इसी मामले में से खैर निकलेगी। और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल भी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी और वज़ीर-ए-आज़म साहब भी, तीनों जो है दिन रात इसी एफर्ट में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से ईरान और अमेरिका के दरमियान जो 50 साल कॉन्फ्लिक्ट है वो एक दायमी अमन पे ख़त्म हो जी। बिल्कुल ठीक है। ज़फ़र रहमान साहब, एक कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल कर लें, वापस आते हैं तो इसमें भी बात करेंगे कि जनाब इस वक्त अगर देखा जाए तो यूरोपियन ममालिक भी जो अगरचे अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ नाराज़ दिखाई देते हैं, लेकिन पाकिस्तान की इन कोशिशों को न सिर्फ अप्रिशिएट कर रहे हैं बल्कि इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि मुज़ाकरात दोबारा से उनका जल्द अज जल्द आगाज़ होना चाहिए। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। जवेद मलिक साहब, आप यूके पाकिस्तान जो रिलेशनशिप है उस पर भी बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। अगर देखा जाए इस वक्त मेरे सामने एक लंबी फहरिस्त पड़ी है जिसमें तमाम ममालिक, जिसमें जर्मनी भी हैं, यूके भी है, तमाम यूरोपियन ममालिक जो है वो पाकिस्तान की कोशिशों को मुसलसल अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात जो हैं असर नो बहाल भी हों, मुज़ाकरात शुरू हों और कोई हतमी मुआहदा भी हो जाए। इस ख्वाहिश का इजहार भी किया जा रहा है। कितना बड़ा ब्रेक थ्रू आप ये समझते हैं पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर सफारती लिहाज से? क्योंकि अगर देखा जाए तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है नाराज़ हैं यूरोपियन ममालिक से, यूके से नाराज़ दिखाई देते हैं, साथ साथ नेटो से भी वो नाराज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये तमाम ममालिक जो है मुसलसल अप्रोच भी कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ राब्ते में भी हैं। जी बिल्कुल नसरुल्लाह भाई, मैं यूँ कहूँगा कि देखिए हम हमेशा, आपकी बड़ी गहरी नज़र है सहाफ़त में, हम कॉलीग्स भी रहे हैं। देखिए हमेशा
हमने देखा है कि पाकिस्तान, हमें कहा जाता रहा कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत जो है वो एक पेज पे है, लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि ये एक क्लीशे नजर आता था। लेकिन इस दफा वाकई सही मानों में जब हमने देखा कि हमारी अस्करी क़यादत और हमारी सियासी क़यादत एक पेज पर आए, तो उसके समरात आपको डोमेस्टिकली नजर आए और आपने इंटरनेशनली भी देखा कि पाकिस्तान की कदर काठ में कितना इजाफा हुआ। यूरोप के अंदर आप जब बात करते हैं, तो जहां तक सवाल है इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट का, तो गो के आपने बिल्कुल सही कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं खड़ा हुआ यूरोप इसमें, लेकिन अगर आप इस न्यूक्लियर इशू पे बात करेंगे तो उनका भी मौकिफ वही है। यानी यूरोप हो या अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ना भी हो, कोई और भी सदर हो, तो ये एक मौकफ सबके अंदर यूनानिमस है कि ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से नजरअसानी करनी पड़ेगी, उसको अपने इसको रोल बैक करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट जो है उनके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, और तीसरा जो पॉइंट है जिसके ऊपर हम कहते हैं कि कुछ ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिनको ईरान की तरफ से सपोर्ट मिलती है, उनके बकौल ये उनका मौकफ है, उस ईरान को वो भी छोड़ना पड़ेगा। आप जानते हैं नसरुल्लाह भाई कि ईरान की जब हम बात करते हैं जी तो जी। ईरान की एक बहुत पुरानी तारीख है। ये जो करंट गवर्नमेंट इस वक्त हम देख रहे हैं, हुज़ैफा साहब ने जिक्र किया पासदारान का, ये तो रेवोल्यूशन के बाद का ईरान है ना। जी जी। इससे पहले शाह ईरान भी थे, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर मुसद्दकी भी थे, उससे पहले काजार प्राइम जो रूलिंग फैमिली थी वो भी थी। ईरान की तारीख तो गालबन सैकड़ों साल पे मुहित है, तो वहां पे भी मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। ये कहना कि तमाम ईरान के लोग एक तरह से सोचते हैं, ये तो मेरे ख्याल में इलॉजिकल है, बिकॉज आप जानते हैं उसकी तारीख में बहुत किस्म के वहां पे पोइट्स आए हैं, फिलोसोफर्स आए हैं, इवन हमारे शायर मशरिक हैं, इलामा इकबाल हूँ, मौलाना रूमी हो, सब फारसी में पोइट्री जी करते आए हैं। तो फारसी की एक बहुत बड़ी तारीख है, वो सिर्फ इस 47 साल तक महदूद नहीं है, इससे पीछे भी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, बहुत बड़ी तादाद ईरान के अंदर भी लोगों की ये समझती है कि ईरान ने तकरीबन 50 साल एक मुसलसल जंग की हालत देखी है, तो बिल्कुल बहुत ठीक। बेहतर होगा कि ईरान भी इस जंग की हालत से अगर बाहर आ जाता है, और अपने उनके पास बहुत से रिसोर्सेज हैं, उनके पास तेल भी है, गैस भी है, उनके लोग भी बहुत हुनरमंद हैं, पढ़े लिखे हैं, इन तमाम रिसोर्सेज को वो पॉजिटिवली अगर यूटिलाइज करें, तो वो भी दुनिया के अंदर एक मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं, जिस तरह के उनके पड़ोस में सऊदी अरेबिया या गल्फ ममालिक में कर रहे हैं। दोनों के पास ऑयल की जो अल्लाह ने ब्लेसिंग दी है, तो वो जी एक तरफ से आप उनको पॉजिटिवली एक मॉडल आपके सामने खड़ा हुआ है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसी हद तक उसके अंदर बेहतरी आ सकती है अगर वो अपनी स्ट्रैटेजी में तब्दीली लेकर आए। उनके बहुत सारे असासे मुंजमद हैं, उन पर सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं नसरुल्लाह भाई कि अगर ये जी। तमाम मुस्बत पेशरफ्त हो जाती है, तो इसका इसका जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो ईरान के लोगों को होगा। बिल्कुल ऐसे ही जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, आपको याद होगा जब वो हम्म। इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, तो उनका तमाम तर फोकस ये था कि हमने बैरूनी जंगों से अपने आप को बाहर निकालना है। वो बिल्कुल ठीक। कहते थे कि ओबामा हो या बुश हो, उन्होंने तो दुनिया भर की जंगें अपने सर पे ले ली थी, मैं बिल्कुल आके ठीक। अमेरिका को ग्रेट बनाऊंगा। MAGA, मैगा मूवमेंट, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो उनका भी जो कोर ग्रुप है वो ये चाहता है कि इस जंग से बाहर आ जाए। तो मैं समझता बिल्कुल हूं ठीक। दोनों अतराफ में इस चीज का इदराक है कि ये जंग हमारे मसले का हल नहीं है। हम इस मसले को तभी, हमारे दोनों के लिए बेहतर है कि हम इससे बाहर निकल आए। लिहाजा आपने देखा कि पाकिस्तान की जो यूटिलिटी है, एक ब्रिज बना पाकिस्तान जी जी। वॉशिंगटन और तेहरान के दरमियान, और हमने उसको मुस्बत अपनी जो हमारी एक कद काठ में इजाफा हुआ था ग्लोबली, उसको मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करते हुए एक ब्रिज बन गए हम। तो मैं समझता हूं कि मेरी नज़र में ये अदराक दोनों तरफ है। पाकिस्तान भी उनको बावर करवा रहा बिल्कुल है, ठीक। फील्ड मार्शल साहब की वहां पे ईरान का दौरा हो या पसे पर्दा जितनी भी बातें हो रही हैं, हमारे दोस्त ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का भी जिक्र किया, बिल्कुल उनकी भी बहुत काविशें हैं, और ये बिल्कुल तमाम ठीक। लोग मिलकर पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। तभी हम देखते बिल्कुल। हैं कि पाकिस्तान की ग्लोबल जो जी जी। पोजिशनिंग है वो इस वक्त एक बुलंद मकाम पर खड़ी है, और मैं समझता हूं कि सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स जब कभी भी बिल्कुल ठीक। होता है, तो इंशाल्लाह वो डेफिनेटली रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब। इस वक्त अगर देखा जाए दुनिया में, एक तो जंगी हिकमत अमली होती है, दूसरा परसेप्शन की जंग होती है। बाज़ लोग ये समझते हैं, बाज़ तजियाकार ये कहते हैं जी कि ईरान को भी अपनी परसेप्शन ख़ासतौर पे अपने अवाम के सामने जो है उसको बहाल रखना है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी ये मसला है कि वो चाहते हैं कि उनको जो है ये शुमार किया जाए कि उन्होंने ये जंग जीत ली है। परसेप्शन भी बाज़ औक़ात रास्ते में रुकावट बनती है जल्दी मामला तय करने के लिए। आप समझते हैं ये वजह हो सकती है? देखिए, परसेप्शन मैटर तो करती है। जो हुक्मरान होते हैं, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं, परसेप्शन इसमें कोई शक नहीं है, वो असरअंदाज तो होती है।
अमेरिकी सदर जो मर्जी कहते रहे कि जी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, या वो पॉपुलैरिटी सिंड्रोम इन लोगों में होता है जो डोनाल्ड ट्रम्प जैसे लोग होते हैं, बट फ़र्क तो पड़ता है। अमेरिका के अंदर अगर 90 लाख लोग सड़कों पे मुज़ाहरा करने के लिए निकलते हैं, तो उसका जी जी इम्पैक्ट तो होता है। इस साल इलेक्शन भी है, और साथ ही साथ ये परसेप्शन भी, जो जंग आपने शुरू कर ली है, ये परसेप्शन भी तो है ना कि जंग आपकी नहीं थी, इसराइल के कहने पे शुरू की। इस जंग की ज़रूरत नहीं थी, मुज़ाकरात तो उनके साथ हो ही रहे थे और पॉजिटिवली आगे चल रहे थे। जब आपने जंग शुरू कर ली, और अगर अभी आप इस जंग को इस तरीके से छोड़ते हैं कि ये परसेप्शन बिल्ड होती है कि आपने जंग शुरू भी की है, दाव भी हासिल नहीं की है, और आपको जंग बंद करनी पड़ी, तो उससे तो बहुत ही नेगेटिवली फिर उनके अगेंस्ट एक परसेप्शन क्रिएट हो जाएगी। डेफिनेटली वो ये भी नहीं चाहते। ईरानियन साइड पे ये है कि जी वहां पर चूंकि ईरान ने रेजिलियंस तो शो की है फॉर 40 डेज, इतनी उन्होंने लीथल इसराइल और अमेरिका की जी जी बॉम्बिंग के बावजूद वहां पर गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कायम है, वहां पर रजीम वो चेंज नहीं कर सके। कौम आज भी मुत्तहिद है बावजूद इसके कि बहुत नुकसान हुआ है। तो वहां पर भी उनकी लीडरशिप भी ये सोचती है कि अगर अभी हमने कोई गिवन ऐसी बात पे कर दिया, तो फिर लोग कहेंगे भाई आपने 40 डेज तक क्यों बॉम्बिंग का आपने बिल्कुल सामना किया, पहले ही कर लेते। तो ये प्रेशर्स होते हैं परसेप्शन की वजह ना, वो होते तो डेफिनेटली हैं। बट याद रखें, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि जो लीडर्स होते हैं, लीडरशिप का काम होता है अपनी कौमों को जंगों से दूर रखना। आल्दो बिल्कुल ठीक बाद का जंग आप पे इम्पोज की जाए, जैसे हम पे पिछले साल की गई, तो फिर आप उसका सही जंग लड़ते भी हैं, और फिर जंगों के बीच में से निकालना, जंगों बिल्कुल में ठीक तनाज़ात में कौमों को घुसा देना, ये कोई लीडरशिप नहीं है। जावेद साहब की बात से इत्तेफाक करते हो, ईरानियंस का भी हक है कि यार वो भी कुछ तरक्की देखें। वो 50 बिल्कुल साल ठीक से तीसरी जनरेशन है, इतने कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने टैलेंटेड हैं, तो उनका भी तो राइट है ना। वहां भी रिफॉर्मिस्ट हैं, वहां पर रिफॉर्मिस्ट प्रेसिडेंट बनते भी रहे हैं, बावजूद इसके कि वहां पर उनका ऊपर रहबर का एक रोल होता है। लेकिन ईरान के पिछले 47 ईयर्स में कुछ ऐसे प्रेसिडेंट डेफिनेटली आए हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट ठीक नुक्ता नजर लोगों ने उनको वोट दिया। अभी के प्रेसिडेंट के मुतालिक भी ये कहा जाता है। तो इसलिए दोनों तरफ एलिमेंट्स, दोनों तरफ सोच के होते हैं। बट इसके बावजूद मुज़ाकरात में जब आप बैठते हैं, तो मुज़ाकरात में आने का मतलब कतई ये नहीं होता कि आपने हार मान ली है। अल्टीमेटली आपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख के फैसला करना होता है ना। अभी ये तो बिल्कुल कोई ठीक भी नहीं कहता कि ईरान के बिल्कुल हाथ बांध के जी वो मिसाइल में ना बनाए और बिल्कुल अपना यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दे। ये तो कोई हल नहीं है, करना हो तो पहले बट इसके बावजूद दरमियानी रास्ता होता है, अभी भी बिल्कुल ठीक मौजूद है। ये डिप्लोमेसी है। इसी में आप सफारतकारी की वो जो कहते हैं ना, ये बड़ा जीरक जी जी सफारतकार है, यहीं पर काम आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो काम किया, और याद रखें दुनिया में आप जितने मर्जी बड़ी मईशत के मालिक हैं, जितने बड़ी आपका मुल्क बड़ा है, बिल्कुल ठीक आपको असल ताकत मिलती है आपको फौजी पावर से। अमेरिका दुनिया में अगर सोल सुपर पावर है, तो उसको इम्पीटस उसकी मिलिट्री माइट देता है। हमने अगर दुनिया में ये मुकाम हासिल किया है, तो पिछले साल ऑपरेशन बरार महसूस में हिंदुस्तान को जो हमने एक नाको चने चिपवाए, उसके बाद हमारी लीडरशिप की बिल्कुल ठीक फ्लाइट ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह आई। तो ये बात है ना। अभी इंडिया जो मर्जी करता है, ना नजर आ रहा है, ना शक्ल नजर आती है, ना आवाज आती है, ना उनकी कहीं पर किसी को इररेलेवेंट होकर रह गया। बिकॉज जब आप अपने कार्ड ठीक नहीं खेलते, जब आप अपनी हिकमत अमली सही नहीं बनाते, तो फिर वक्त तो किसी का नहीं होता ना जी। फिर चांस गुजर जाए तो इट्स वेरी वेरी बिल्कुल ठीक डिफिकल्ट टू मेक अ कम बैक। तो बिल्कुल इसलिए मैं ठीक आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, परसेप्शन बिल्कुल होती हैं, और परसेप्शन का प्रेशर डेफिनेटली होता है। बिल्कुल ठीक है। जफ़र इमान साहब, डिप्टी वज़ीर आज़म और नायब जो वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने आज रब्ता भी किया है रूसी वज़ीर ख़ारजा से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के दौरे के हवाले से बातचीत भी हो रही है। उन्होंने रूसी वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान आने की दावत भी दी है। ईरान और रूस के बड़े करीबी तल्लुकात हैं, ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी रूस जा रहे हैं। आपको लगता है कि रूस के साथ भी पाकिस्तान जो है इंगेज कर रहा है इन मामलात को बेहतर करने के लिए, ताकि ईरान जो है वो कुछ चीज़ों पे ईरान को भी कायल किया जा सके? देखिए जी, ये कहना ना मलिक साहब कबल अज़ वक्त होगा, और एक हुकूमती नुमाइंदे की हैसियत से बीइंग द मेंबर ऑफ कैबिनेट में कोई बात कमेंट करूँ, तो वो ज़ाहिर है फिर एक शे सुर्खी बनेगी हर तरफ। बस इतना मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि पाकिस्तान जब इस मुज़ाकराती अमल को पाकिस्तान प्रमोट कर रहा था, और पाकिस्तान में इसमें बीइंग होस्ट कंट्री दाखिल हुआ, तो पाकिस्तान ने अपने तमाम जो अ, दोस्त ममालिक हैं, हमसाया ममालिक हैं, सबको एतमाद में लिया था, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया था। चाइना को एतमाद में लिया था, सऊदी अरेबिया को लिया था, टर्की को लिया था। और ज़ाहिर है आपको पता है कि चाइना और टर्की का एक बड़ा मज़बूत ताल्लुक है रशिया के साथ। हमारा अपना भी रशिया से एक अच्छा ताल्लुक है। तो इस हवाले से रशिया और चाइना दोनों भी यही चाहते हैं कि अमन कायम हो, और उनकी तरफ से भी ज़ाहिर है एक इखलाकी सपोर्ट मौजूद है।
तो ये कहना कि शायद अब मज़ीद कोई रशिया का दौरा कर कर लॉबिंग की जाएगी, मेरे ख़्याल से ये कहना कब्ल अज़ वक़्त होगा। क्योंकि इस हवाले से जो मेजर स्टेक होल्डर्स तो 2 ही कंट्रीज़ हैं कि ईरान है और अमेरिका है, और ईरान के हमसाये में ज़ाहिर है रशिया है, करीब तरीन चाइना है। तो ये दोनों ममालिक अगर वॉर सिचुएशन रहती है तो यहाँ मुतासिर होंगे। ज़ाहिर है अमेरिका तो 7 समंदर पार बैठा हुआ है, तो बिल्कुल वहाँ की तो सिर्फ इकोनॉमी मुतासिर होगी। ये बिल्कुल डायरेक्ट ठीक। जंग का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर तो जंग मुसल्लत हुई हुई है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि तमाम ममालिक यही चाहते हैं कि खित्ते में अमन कायम हो, और जो जंग की सूरत हाल है उसको जो है जितनी जल्दी जो है वो ख़त्म किया जा सके, उसमें अपना रोल प्ले करें, और सब कर रहे हैं। यहाँ प्रोग्राम में हमें एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। जवेद मलिक साहब, बड़ा क्विकली बताइएगा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म होने वाला है। मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक इस वक्त दूरियां बढ़ी हैं उनकी और ईरान के माबैन, जब कोई मुआहदा हो जाएगा, डिक्लेरेशन आ जाएगा, तो आप समझते हैं कि दूरियां भी खत्म हो सकेंगी? उम्मीद तो यही है, लेकिन देखिए ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि जब ईरान पे हमला किया गया तो वो ऑफ कोर्स उसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उसने रिटेलिएट किया और इन ऐसे यानी मुस्लिम ममालिक को हमला आवर उस पे हो गया, जिस तरह से हमारे सऊदी अरब तो तमाम मुसलमानों का एक किबला भी वहाँ पे है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, कतर, कुवैत। आप जानते हैं कि ये ऐसे ममालिक हैं जिनका कोई जारहाना अज़ाइम नहीं है। इनका जो मॉडल है, अल्लाह ने जो इनको तेल और गैस की ज़खायर दिए हैं, इन्होंने उसको पॉजिटिवली यूटिलाइज करके एक ऐसा बिजनेस मॉडल दुनिया को पेश किया है, तिजारत का, सरमायाकारी का, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का, प्रोग्रेस का, कि 200 नेशनैलिटीज के लोग जो हैं वो इन ममालिक में आके रहते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तिजारत करते हैं। और आप जानते हैं कि इनमें 5 मिलियन पाकिस्तानी लोग हैं जो वहां रहते हैं, और वो जो लोग हैं न सिर्फ वहां पे रोजगार तलाश करते हैं, बल्कि उसके बाद वो जो फॉरेन एक्सचेंज में भेजते हैं, वो हमारी इकोनॉमी को भी एक बहुत सपोर्ट मिलती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वहां से आती है। तो हमारे लिए तो बहुत अहमियत है इन ममालिक की, और हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक सतून रहा है और रहेगा इंशाल्लाह। तो इस हवाले से हम समझते हैं कि ईरान को अपनी इस पॉलिसी के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान ममालिक को टारगेट करना तो उसके मफाद में नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेड साहब, अगर हिंदुस्तान की हम बात करें तो जो ही मुज़ाकरात आगे बढ़ने की बात होती है, हिंदुस्तान से चीखों की आवाज़ें हमें सुनने को मिलती हैं। कल ही उनके एक तजियाकार कह रहे थे जी कि हमें पाकिस्तान ने जो काम कर लिया है इसके बाद हमें खामोश होकर बैठ जाना चाहिए। आपको लगता है कि इस वक्त ज़्यादा प्रेशर जो है वो मोदी सरकार के ऊपर भी है जो उन्होंने किरदार अदा किया? देखिए मलिक साहब, दुश्मन है ना जी, दुश्मन भी ऐसा जो सही मानों में दुश्मन है। जो एनिमिटी की तारीफ है वो यही है जो हिंदुस्तान के पाकिस्तान के मतलब सोच और जज्बात है। पाकिस्तान की कामयाबी कैसे देख सकते हैं कि ऐसा मुल्क जिसके मतलब सारी उम्र से उन्होंने नैरेटिव बनाया हो कि बकौल उनके रोग स्टेट है, रोगामी है, मार्जिनलाइज्ड है, इररेलेवेंट है, कॉर्नर्ड है, ये सारी की सारी बातें वही हमारे मुतल्लक करते रहे ना जी। और वही मुल्क इस वक्त दुनिया की शायद सुर्खियों में हो, और उसी मुल्क ने पिछले साल उनको मिलिटरीली जो है वो नाको चने चिपवाए, और उसके बाद आज सफारतकारी के मैदान में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया के लीडिंग रोल में है। तो उनको सुकून और चैन कैसे आएगा? वो तो बिल्कुल और खुद इरेलीवेंट हो गए। आज जो ट्रंप साहब ने हिंदुस्तान के मुतल्लक फरमाया है, इसके बाद तो मेरे ख्याल वैसे उनको नींद वैसे भी नहीं आती थी। तो आपकी बात ठीक है, मोदी के होते हुए तो किसी और के दुश्मन की जरूरत नहीं है। वो मोदी को जो उनकी अपोजिशन जो कह रही है, जो राहुल गांधी जो परसों फरमा रहे थे मोदी के मुतल्लक, तो वो मेरे ख्याल हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो हिंदुस्तान को इश्यूज है ना जी, हिंदुस्तान को सीरियस प्रॉब्लम है। उनको पता है अगर ये मुआहिदा होगा तो पाकिस्तान का जो स्टेचर बुलंद हुआ है, कल को तो फिर हम और बहुत सारी चीजें ऐसी दुनिया से कह लेंगे, दुनिया बात हमारी सुनेगी जो कि ये सोचते थे कभी हम कह नहीं सकते। तो इश्यूज तो डेफिनेटली उनको सीरियस है ना। बिल्कुल ठीक है। ज़फ़र रहमान साहब, इस रीजन के अंदर हिंदुस्तान को बड़ा इंपॉर्टेंट करार दिया जाता था, यह अब माजी का किस्सा हो चुका? देखिए, ये कहना कि माजी का किस्सा हो चुका, मैं कोई ऐसी बात भी नहीं करूंगा, लेकिन जाहिर है जब सूरज चमकता है सबको नजर आता है। पाकिस्तान इस वक्त जो है पूरी दुनिया की जो है खारजा पॉलिसी का एक सेंटर बना हुआ है। सब लोग पाकिस्तान को अहमियत दे रहे हैं। हिंदुस्तान ठीक है, एक बड़ी मईशत है, लेकिन मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की जो 1.5 अरब आबादी है उन्हें अब ये सोचना होगा कि इतनी बड़ी मईशत होने के बावजूद अगर एक मुल्क इतना इरेलीवेंट हुआ है तो उसका पूरा जो ये तमगा है ये नरेंद्र मोदी को जाता है, भारतीय जनता पार्टी को जाता है, उनकी बदमाशी को जाता है कि उन्होंने, ज़ाहिर है वहां पर भी इंसान ही बसते हैं ना, उन्होंने जिस तरीके से सरहद पार दहशतगर्दियों में इन्वॉल्व हुए, पाकिस्तान से फिर मुंह की खाई साथ प्यारे गिरवाए,
उसके अलावा भी यानी तमाम कम्युनिटी से, पाक मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, सिख कम्युनिटी हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, सारों को जो है जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने जो कुछ उसकी पॉलिसीज सामने आई उससे भारत वैसे आइसोलेट हुआ है। और ये जितनी जल्दी उन्हें समझ आ जाएगी उतनी जल्दी उनके लिए बेहतरी है। लेकिन मैं समझता हूँ ये तभी समझ आएगी जब नरेंद्र मोदी और जो भारतीय जनता पार्टी का ये फेस है ये खत्म होगा। बिल्कुल। हुज़ैफर रहमान साहब, जावेद मलिक साहब, ब्रिगेडियर बाबर साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।